नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचारक समूह में आप सभी का स्वागत है। मैं राधा गुप्ता दिल्ली से भारतीय विज्ञान संचारक समूह के फाउंडर श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज का कार्यक्रम संवाद सत्र और आज संवाद सत्र में हम चर्चा करेंगे विकसित भारत में साइंस डिप्लोमेसी। और इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अंजन बनिक जी, जो कि त्रिपुरा अगरतला से हैं। तो सबसे पहले मैं उनको स्वागत करती हूँ, उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस मंच पर और आज हमारी डिस्कशन रहेगी विकसित भारत में साइंस डिप्लोमेसी। इससे पहले मैं सर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को। अंजन बनिक जी त्रिपुरा अगरतला से हैं, जो 30 वर्षों से विज्ञान संचार, शिक्षा, लेखन और पत्रकारिता में सक्रिय हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 का विज्ञान संचार पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ स्टूडेंट साइंटिस्ट और टीचर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। साराभाई छात्र वैज्ञानिक अवार्ड, कलाम साइंस कार्टून अवार्ड, बोस साइंस पपेट्री फेस्टिवल के आयोजक रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रस्तुतियां दे चुके हैं और कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। और इंडिया रेडियो और टीवी कार्यक्रमों में लोकप्रिय वक्ता भी रहे हैं। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। और हम अपने डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दर्शकों को बताते हैं कि कूटनीति क्या है। कूटनीति होती है किसी देश के दूसरे देश के साथ किस तरह से संबंध है, किस तरह से वो अपने संबंधों को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जब इसमें साइंस का समावेश होता है तो विज्ञान कूटनीति कहलाती है, क्योंकि हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, एक विकसित देश कहलाता है। और ऐसे विकसित देश की एक कूटनीति क्या हो और उसमें साइंस का समावेश किस प्रकार से हो, इसी की चर्चा आज हम करेंगे सर के साथ। तो प्रश्न शुरू करने से पहले सर आपसे परमिशन लेना चाहेंगे? अरे जरूर जरूर जरूर। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस मंच की संयोजक अनिल कुमार त्रिपाठी जी को और उनके पूरे टीम और आपको भी राधा गुप्ता जी, तो कि इस मंच पर आपने बुलाया। तो ये एक हमारे लिए भी एक अनूठी प्रयास होगी इस बारे में आपसे चर्चा करते हुए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले आपसे यही प्रश्न पूछते हैं कि विज्ञान कूटनीति क्या है? विज्ञान कूटनीति एक नई पहल है। ये एक तरीके से हम अगर देखें तो फॉरेन पॉलिसी जो होती थी, वैदेशिक कूटनीति, उसी के साथ आजकल साइंस पॉलिसी जो है उसको भी शामिल कर लिया गया है। और ये मतलब विज्ञान और हमारी सोसाइटी दोनों साथ साथ चल रही है। और इस वजह से और पूरे देश, जैसे हमारी सोच है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। और उसी हिसाब से पूरे विश्व की बात जब हम करते हैं तो उसमें विज्ञान भी आती है। तो विज्ञान को छोड़ के जीवन नहीं हो सकता और जीवन को छोड़ के हमारी विदेश के साथ संपर्क भी नहीं हो सकता। तो किसी से भी संपर्क हम जब साझा करते हैं तो उसी वक्त हमें विज्ञान की ज़रूरत तो होती है। और उसी दिशा में एक नई पहल है, एक नई दिशा सामने उजागर हुई है। ये बहुत ही नया आयाम है बेसिकली, जो धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप हुआ है और आजकल ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है जब हम कूटनीति की ओर अग्रसर होते हैं। तो उसी दिशा में ये एक नया पहल है जहाँ पे एक साइंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दोनों इंटर रिलेटेड रहते हैं, इंटरसेक्शनरी है, इंटरलिंक्ड है। और ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो हम एक तरीके से बता सकते हैं कि साइंस डिप्लोमेसी बेसिकली साइंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दोनों का एक संबंधित चैप्टर है, जहाँ पे हमें अपनी बातें विदेशों के साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर
विश्व के पटल पर हमें रखनी होती है। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि विज्ञान का कूटनीति के साथ समावेश है और हमारे देश का बाकी देशों के साथ जो संबंध है उसमें साइंस का समावेश है। तो ये विज्ञान कूटनीति जैसे हम कहते हैं, यूँ तो कितने प्रकार की होती है। जैसे हम कहते हैं कि हम कूटनीति के लिए विज्ञान रखें या विज्ञान के लिए कूटनीति रखें या विज्ञान को कूटनीति के साथ जोड़ें, तो ऐसे कितने प्रकार की विज्ञान कूटनीतियाँ हैं? जैसे हमने आपको बताया कि विज्ञान कूटनीति बहुत ही नया आयाम है। पहले हमारी साइंस इस तरीके से था कि उसे सिर्फ लैब तक ही उसको रखा जाता था, लेकिन अभी साइंस आप मोबाइल से लेकर किसी भी टेक्नोलॉजी की ओर देखें तो पूरे विश्व एक साथ जुड़ गया है। और उसी दिशा में ये जो कार्यक्रम है जुड़ने का, ये साइंस डिप्लोमेसी बेसिकली बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये शुरुआत हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसी वक्त जब 1945 में पहली बार न्यूक्लियर अटैक हुआ जापान पर। जापान, 6 हिरोशिमा एंड नागासाकी, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त। उसी वक्त पूरे विश्व को ये समझ में आ गया। बेसिकली इसके पहले से ही जब आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर, इन सभी वैज्ञानिक अपनी अपनी तरीके से यूएसएसआर और यूएसए में परमाणु बम विकसित करने की ओर अग्रसर हो रहे थे, तभी एक तरीके से साइंस डिप्लोमेसी का जन्म हो गया था। और उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए जब ये परमाणु अटैक हुआ, उसके बाद से पूरे विश्व में साइंस डिप्लोमेसी धीरे 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 अपनी जगह बना रहा था, जो आज लगभग अपनी एक सक्रिय भूमिका में चला आया है और पूरे विश्व में आ गया है। भारत में उसका विकास अभी भी हो रहा है, जबकि हम ऐसा बता सकते हैं कि जब 1945 में एटॉमिक अटैक हुआ जापान पर, उसी दौरान हमारे जो वैज्ञानिक थे, पुरोधा थे, होमियो जहांगीर भाभा, वो समझ गए थे एक तरीके से एक डिप्लोमेसी, साइंस डिप्लोमेसी हमें भारत के लिए भी जरूरी है। और उसी दिशा में वो काम भी कर रहे थे, क्योंकि तब की समय पर जबकि परमाणु बम का प्रयोग लोगों की बुराई के लिए, लोगों को मारने के लिए किया जाता था, तब की टाइम पे वो नेहरू जी को मनाते हुए ये बात यकीन दिलाने पे की कोशिश कर रहे थे कि हम इंडियन अपनी न्यूक्लियर जो पॉलिसी होगा वो विश्व के लिए एक शांतिपूर्ण पॉलिसी होगा, जो आज भी बरकरार है। हम अभी भी पॉजिटिव और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की ओर से वो रखा गया था। तो उसी की दौरान ये जो धीरे धीरे कुछ फेजेस निकल के आई साइंस डिप्लोमेसी में, उनमें से जैसे एक है साइंस फॉर डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी कूटनीतिकता के लिए विज्ञान। एक है डिप्लोमेसी फॉर साइंस, साइंस के लिए भी आपको डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। और तीसरी है साइंस इन डिप्लोमेसी। अगर इन चीजों को बारीकी से समझना है तो हम ऐसा बता सकते हैं कि जैसे कि हमारी जो वैज्ञानिकता है उसको विकसित करने के लिए भी कुछ जगहों पे हमें डिप्लोमेसी की जरूरत है। साइंस इन डिप्लोमेसी, तो इंफॉर्मेशन जो भी है फॉरेन पॉलिसी की, इन उन उद्देश्य को हमें समझते हुए साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए हमें जो कुछ हमें करना पड़ता है, उसी दिशा में हमें साइंस इन डिप्लोमेसी की तरीके हम ढूंढते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, साइंटिफिक इंटरनेशनल पैनल्स बनाया जाता है, 1988 में भी बनाया गया है बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, जो कि काम करता है UNEP के अंडर में, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो उसमें साइंस इन डिप्लोमेसी चलता है।
दूसरी जो विधा है उसमें डिप्लोमेसी फॉर साइंस होती है, उसमें यही चीज होती है, इट्स ए फेलिसिटेटिंग इंटरनेशनल साइंस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जैसे कि हमें जॉइंटली किसी देश के साथ रिसर्च प्रोग्राम करना है, जैसे आजकल हम स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, जी। दूसरे देश की स्पेस स्टेशन है, भारत भी इसके साथ साझेदारी कर रही है। पहले भी ऐसा हुआ था, राकेश शर्मा जी भी 1984 में गए थे, रशिया के साथ रशिया के साझेदारी साथ। की। इस तरीके हम्म। जो होती है, हम इसके बाद होती है फ्लैगशिप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। जैसे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स है, जैसे सर्न में लार्ज हडसन कोलॉइड का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें भी फ्लैगशिप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के हिसाब से उसमें डिप्लोमेसी था। जैसे जीनोम एशिया 100 के इसका जो रिसर्च चल रहा है, स्पेशली वेरियस यूनिवर्सिटीज और बायोटेक फर्म्स इसमें शामिल है, दुनिया भर के देशों की बायोटेक फर्म्स इसमें शामिल है। तो इस तरह की जो लार्ज टाइप ग्लोबल रिसर्च होती है प्लेटफॉर्म पे, विश्व के पटल पर, तो वहाँ पे दुनिया भर के लोग और साइंटिस्ट की शामिल होते हैं, और वहाँ पे आपको डिप्लोमेसी थोड़ी बहुत ज़रूरत तो पड़ती है। पड़ती थर्ड जो है। है साइंस हम्म। फॉर डिप्लोमेसी, उसमें यूजिंग साइंटिफिक कोऑपरेशन टू इम्प्रूव इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज। हमें बहुत सारी जो राष्ट्र है उनका आपस में एक संबंध तैयार करके साइंटिफिक कोऑपरेशन तैयार करना पड़ता है। जैसे इसके पहले भी इंडिया के इसरो के साथ नासा अपनी संबंध बढ़ाते हुए आगे काम करने वाला है। जैसे अपोलो सुएज टेस्ट प्रोजेक्ट था 1975 में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक साथ आए। एक तरीके से ये हम्म। फर्स्ट पीसफुल इनिशिएटिव था इन ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर सीजन जी। ऑल्सो। देश की अपनी अपनी जो डिप्लोमेसी, उसमें भी साइंस को महत्व दिए जाए। तो ये 3-4 फेजेस है जो कि डिप्लोमेसी को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। आजकल इस पर और भी शोध हो रही है, तो उसकी बहुत नई नई आयाम उसकी उभर कर आ रही है। तो इसी तरीके से ये चल रहा है। जी सर, सर आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो हम कह सकते हैं कि साइंस यूँ तो हमारे लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन उसे देश के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए किस तरह से यूज़ करना है, उसके लिए एक कूटनीति का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही सभी देशों का कोऑर्डिनेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे किसी की भी साइंस किसी के लिए अहितकारी ना हो। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है, पहलगाम अटैक के बाद जो सिचुएशंस बनी जा रही हैं, तो इसमें काफ़ी हद तक विज्ञान कूटनीति का भी प्रभाव है। तो हमारा अगला प्रश्न इसी चीज़ से कनेक्टेड है कि भारत के लिए विज्ञान कूटनीति, भारत की विज्ञान कूटनीति क्या है? भारत की विज्ञान कूटनीति एक बहुत ही नया विषय है, जिसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, विकसित भारत बनाने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, और ये सब्जेक्ट जो है वो भी धीरे धीरे विकसित होकर हमारे सामने आ रहा है। अगर जी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि साइंस डिप्लोमेसी इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है उसमें एक बिंदु और शुरुआती बिंदु जो है वो होमियो जहांगीर भाभा ही थे, जिन्होंने जी। बहुत ही प्रयत्न किया। 1945-19 की जो दुर्घटना थी जापान में, उसी दौरान उन्होंने भारत वापस आके कैम्ब्रिज से यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी को लेके कुछ काम करने की कोशिश किया। और भारत की स्वाधीनता के पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में 1948 में जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एटॉमिक रिसर्च कमिटी बनाया, बोर्ड ऑफ रिसर्च फॉर एटॉमिक एनर्जी बनाया, तो चारों तरफ से यही बात उभर कर आई कि उसकी चेयरमैन होमियो जहांगीर भाभा ही होना पापा चाहिए। जी। जी। तो उसी हिसाब से अल्टीमेटली जो देखा गया कि उन्होंने ही बागडोर संभाली, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो आज है उसकी पहली चेयरमैन वही थे।
लेकिन दुखद विषय है कि 19 हम अगर देखें तो उन्होंने जो डिप्लोमेसी किया तो वो भी अनूठी थी, क्योंकि उस वक्त हम ब्रिटिश से अपनी इंडिपेंडेंस ले चुके थे और उन्हीं के पास उसी समय बहुत अच्छा व्यवस्थाएं थी कि हम भी न्यूक्लियर पावर बन पाए या न्यूक्लियर पावर की चीज़ें हम ला पाए, स्पेशली यूरेनियम। वैसे तो हमारी 4-5 स्टेट, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उन जगहों पे बहुत सारी हमारी खदान है जहाँ पे हमें इन रेडियो एक्टिव चीज़ें मिल सकती है, लेकिन उनको इस्तेमाल करना भी दिक्कत वाली चीज़ होती है और इसमें बहुत सारी हाई नॉलेज चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, तो उसको सीखने की भी ज़रूरत होती है। ये दौर वही थी जब आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर, नील बोर्स, ये नोबेल लॉरिएट अपनी तरफ से साइंस डिप्लोमेसी को तैयार कर रहे थे कि न्यूक्लियर पावर की सही उपयोग हो या ना हो। उसमें दो राय भी थे कि एक तो बम ना बनाया जाए, परमाणु ऊर्जा की इस्तेमाल ही ना की जाए, दूसरा था परमाणु ऊर्जा की इस्तेमाल की जाए और बम भी बनाया जाए। और उसी दौरान 1945 में जब जापान पर अटैक हुआ तो बेसिकली ये एक टेस्ट अटैक था, एक्सपेरिमेंटल अटैक ही था तब के समय में, जहाँ पे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया, ये यूरेनियम बेस्ड था, 235 यूरेनियम। और दूसरे दिन इसीलिए भी फेंका गया फैट बॉय 9 अगस्त को नागासाकी पे, कि ये दूसरी किस्म का एक एटम बॉम्ब था जो प्लूटोनियम बेस्ड था। तो ये सब साइंस की बातें जब हो रही थी तब के समय पर ही हमें डायरेक्टली इंडिया को जब यूरेनियम मिल नहीं सकता था तो भाभा ने एक प्लानिंग किया कि इसको पीसफुल कार्यक्रम, जो परमाणु ऊर्जा है उसको ह्यूमन रिसोर्स के लिए, अच्छी कामों के लिए, ईंधन के लिए इस्तेमाल करने के लिए भी पहली सूरत में हम दूसरे जगहों से ले सकते थे। तो ब्रिटिश से लेना क्योंकि मुश्किल था तो उन्होंने सोचा कि फ्रांस से भी बात की जाए। तो मुझे लगता है यही दौर था जब साइंस डिप्लोमेसी भारत में सही ढंग से तैयार होके उभर कर आई। 1956 में हमें ब्रिटिश से ही बेसिकली यूरेनियम मिला, क्योंकि उस दौरान हमारे जो ब्रिटिश हेड थे, यूके एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो हेड थे, सर जॉन कॉरक्रॉफ्ट उनका नाम था, उन्हीं को हमने अपनी साझीदार बनाया और उन्हीं से हमने यूरेनियम लेके अल्टीमेटली हमने अप्सरा जो है फर्स्ट ये न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर हम बनाए, जो 1956 में बनकर तैयार था, और दूसरे में हमने साइरस भी बनाया न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन वो दौर अचानक ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि 1966 में एक दुखद घटना घटी जब एक प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया, होमियो जहांगीर। वो एक रहस्यमय घटना भी थी। कोई लोग बताते हैं कि इसके पीछे CIA का मदद था, ये भारत की परमाणु ऊर्जा को आगे ले जाने की जो कोशिश वो कर रहे थे उसमें रोकने के लिए। इसके बाद जो आया का ही पार्ट था। हाँ, सही है। और अगली दौर जो आया वो था साराभाई जी का, विक्रम साराभाई। ऐसे तो वो बहुत ही ब्रिलियंट किस्म के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बहुत सारी PRL, MIT, बहुत सारी इंस्टीट्यूट की स्थापना की, इसरो। लेकिन वो एटॉमिक एनर्जी पर उतना ध्यान नहीं देते थे। बम बनाना ये सब उन्हें ठीक से अच्छा नहीं लगता था। एक किस्म से वो उसका बेसिकली होमियो जहांगीर भाभा की विरोधी भी थे।
इस मौके पर, क्योंकि उनको न्यूक्लियर बम पे उतना भरोसा नहीं था। लेकिन जो भी है, उसी दौरान अल्टीमेटली भारत भी 1971 की जब लड़ाई हुई, तब की प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। इंदिरा तो गांधी इसके जी। बाद चीन के साथ भी लड़ाई हुई और हमें दिखने लगा कि हमें बेसिकली ज़रूरत है एटॉमिक एनर्जी की। तो और ना केवल एनर्जी की, एटॉमिक बम की। एटॉमिक बम किस तरह से यूज़ होता है उस जानकारी की भी। तो उसी हिसाब से फर्स्ट टाइम 1974 में पोखरान को चुना गया और वहाँ पे एटम स्माइल ऑपरेशन स्माइलिंग बुथ की नाम से वहाँ पे किया गया ब्लास्ट, नॉमिनल इफेक्ट के साथ, जो जिसे सेकेंड टर्म पे 11 मई और 13 मई 1998 में, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे वाजपेयी जी। कलाम जी वहाँ पे थे और बहुत सारे लोग थे उनके साथ। उन्होंने 5 अलग अलग किस्म के बम फोड़ के वहाँ पे सिद्ध किया कि भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है। तो है। ये जो चेयरमैन थे, 2 चेयरमैन 1974 और के समय पे होमी सेतना, हमी सेतना जो एटॉमिक एनर्जी के थे, उन्होंने बहुत ही एक अलग किस्म की डिप्लोमेसी किया था। और एपीजे अब्दुल कलाम जी वो भी अलग किस्म की साइंस डिप्लोमेसी किए थे जो सफल रही। और एक तरीके से जब ये पोखरान टेस्ट की बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया गया भारत के, और उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के हिसाब से मान्यता भी मिल रही थी। तो एक किस्म से वो भी साइंस डिप्लोमेसी को ही आगे ले जा रहे थे भारत की ओर से। तो ये जी। पूरी जो सिचुएशन था वो पहले धीरे धीरे तैयार हो रहा था, प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था, मंच तैयार हो रहा था। वो ही आज जाकर विकसित भारत के साथ विश्व के पटल पर जब हम विश्व गुरु बनने जा रहा है, साइंस में हम जब एक नया दिशा दिखाने जा रहे हैं, उसी दौरान हम इसको आगे ले जा रहे हैं। और ना केवल हम कुछ साइंस को वॉरफेयर में हम दिखा रहे हैं, ड्रोन्स है, हम अच्छी अच्छी मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा हमारी जो ये डोम तैयार करने की, ड्रोन को रुकने की या फिर मिसाइल को अटैक को रुकने की तैयारी थी, आकाश मिसाइल था। इस तरह की तैयारी हम कर रहे थे। दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि जब चाइना से कोई जीवाणु या कीटाणु पूरे दुनिया भर के लिए आती है, कोई पेंडेमिक सिचुएशन तैयार होती है, तो देश एक तरीके से वैक्सीन भी तैयार कर सकता है। 2 वैक्सीन हमने तैयार की। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया कोविशील्ड, और दूसरा कोविशील्ड। आईसीएमआर के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने बनाया कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन। और ये दोनों वैक्सीन बनाते हुए भी हम यही सोच रखते थे कि ये दोनों वैक्सीन हम विदेशों को दें, और पूरे के पूरे 95 कंट्रीज को ये दिया गया, जिसमें हाईएस्ट क्वांटिटी हमने भेजा बांग्लादेश को, और हाईएस्ट अभी जो बांग्लादेश हमारी ऑलमोस्ट अपोजिट में ही खड़ा है। और दूसरी ओर हमने सबसे ज़्यादा कम भेजा नीदरलैंड को। तो ये चीज़ें थी वैक्सीन मैत्री के दौरान। तो ये एक तरीके से ना केवल साइंस की ओर से, दुनिया भर की ओर से भी हम ये सब कर रहे हैं। और तीसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी इसरो। अगर हम स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम की ओर देखें, तो अभी इसरो एक ऐसी पटल बन गया है, एक ऐसा मंच, एक प्लेटफॉर्म बन गया है जो विश्व को एक नया दिशा दिखा रहा है। ना केवल चांद की एक ऐसी पृष्ठभूमि को उजागर कर चुका है, उसमें पानी है ये सिद्ध कर चुका है विश्व के लिए और विश्व के विज्ञान के लिए। और इसके साथ ही एक साथ 104 सैटेलाइट बहुत ही किफायती दर पर स्पेस में भेज चुका है।
इसरो, जिसमें आप अगर हम अगर देखें तो उसमें दुनिया भर की देशों की, बहुत सारी देशों की सैटेलाइट वहाँ पे थे। जैसे हमारी सिर्फ 2 थी, एक तो कार्टोसेट 2 जिसका वजन सबसे ज़्यादा था, लगभग 500 किलोग्राम के करीब, और दूसरे एक छोटी सी नैनो सैटेलाइट थी, इसरो नैनो सैटेलाइट INS-1, INS-2, दो 84, 87, 97 केजी की और थी। बाकी जो थी 96 सैटेलाइट थी यूएसए की, नीदरलैंड की एक सैटेलाइट थी, स्विट्जरलैंड की एक सैटेलाइट थी, इजराइल की एक सैटेलाइट थी, कजाकिस्तान की एक सैटेलाइट थी, यूए की एक सैटेलाइट थी। कुल मिलाकर 101 नैनो सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट, और पूरे इतने सारे देशों की सैटेलाइट हमने एक साथ भेजी, जिसमें हमने यूज किया PSLV 37 का। तो 15 फरवरी 2017 को। तो ये सब चीजें जो है हम विश्व को साथ लेके ही चल रहा है। जैसे हमारी मंत्र है वासुदैव कुटुंबकम, उसका पूरा जो तथ्य मतलब निष्कर्ष है, उसको हम अपनी साइंस डिप्लोमेसी में भी दिखा रहे हैं। और धीरे धीरे हमारा जो साइंस डिप्लोमेसी है विकसित हम भी हो रहे हैं, हमारा ये सेक्टर जो है फील्ड ऑफ साइंस डिप्लोमेसी वो भी विकसित हो रही है। तो इसी तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है ये साइंस डिप्लोमेसी और भी अच्छा भारत के लिए, विकसित भारत बनने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर होने के लिए एक नया आयाम उसके साथ जरूर जुड़ेगा। बहुत सही कहा सर आपने। विज्ञान कूटनीति बहुत जरूरी है, और साथ ही विज्ञान कूटनीति को आगे ले जाना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या ये संभव है कि इसे कोर्स के रूप में कक्षाओं में पढ़ाया जाए, या स्नातक स्तर पर इसकी पढ़ाई की जाए, और अगर ऐसा है तो उसमें स्टूडेंट्स किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, बातें ऐसी है कि डायरेक्टली साइंस डिप्लोमेसी स्टूडेंट्स के लिए है नहीं। ये एक प्रोफेशनल चीज है, जो कि फॉरेन सर्विसेज में जो लोग इन्वॉल्व है या फिर जो लोग महत्वपूर्ण पदों पे है, साइंटिस्ट है, उनके लिए ये महत्व रखता है। छोटे बच्चों के लिए इसका जो 2 आयाम है वो समझना जरूरी है, और ये हमें बहुत सटीकता से स्कूलों में समझाना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो इसका जो 2 आयाम है, एक तो है साइंस और दूसरा है डिप्लोमेसी। अगर बहुत ही सहज भाषाओं में हम समझना चाहें तो बेसिक साइंस जो है वो बच्चे अपनी स्कूल में अच्छी तरह पढ़े, मैथमेटिक्स के साथ। साइंस को हम कभी कभार ऐसा समझते हैं उसमें मैथमेटिक्स को समझने की गलती नहीं करते हैं, तो अलग ही सब्जेक्ट मान के चलते हैं, लेकिन साइंस का मतलब है आप मैथमेटिक्स को साथ ले चलो। मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो साइंस और मैथमेटिक्स दोनों को समझने की जरूरत है। और दूसरी जो है, आप जब थोड़ी सी लेवल आपकी बढ़ जाए तो आप डिप्लोमेसी को समझिए, और डिप्लोमेसी को उस तरीके से नहीं, आप इंटरनेशनल अफेयर्स को समझिए। विश्व में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब समझने की बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर ये 2 चीज़ें बच्चे अपने आप समझे धीरे धीरे, मतलब जियोपॉलिटिक्स और साथ में जियोग्राफी, ये 2 समझे, तो ऑलमोस्ट भविष्य में जाके उसको अगर कोई डिप्लोमेसी या फिर उसकी उस तरीके की कुछ समझ की ज़रूरत है, उस दिशा में वो जाते हैं प्रोफेशनली, तो वो अपने आप वो समझ जाएगा, ठीक है ना, उसको आसानी रहेगी क्योंकि उसका बेसिक तैयार हो गया है। और अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है, कोई फॉरेन सर्विस में है या फिर कोई साइंटिस्ट है, उनको अगर करना है, तो वैसे इंडिया में मेरी जानकारी हिसाब से इस तरह की कोई अभी तक ये एक उभरता हुआ विषय है, तो उसमें कोई ऐसी कुछ कोर्सेज तो उपलब्ध नहीं है, पर बाहर बहुत सारी कोर्सेज उपलब्ध है। जैसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट इन साइंसेज, AAAS, या फिर द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज, TWAS, इस तरीके की बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है भारत की बाहर की,
जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन इस तरीके की बहुत सारी कोर्सेज उपलब्ध करता है। तो उसमें आप जा सकते हैं। इसमें डिप्लोमा होती है, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज है, उसमें आप जा सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। उसमें जो कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम अगर आपको देखें तो ये है कि 3-4 चीज़ों को समझना उसमें ज़रूरी होता है। एक तो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस डिप्लोमेसी, मतलब इसमें दोनों ही आते हैं। एक तो साइंस, दो इंटरनेशनल अफेयर्स या जियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट, तो उसको अच्छी तरह उसको समझना है। दूसरा है ग्लोबल चैलेंजेस, क्योंकि समय समय पर हम बहुत सारी चीज़ों पे मतलब परिवर्तन जो हो रहा है उसका इफेक्ट हमारी जीवन पर भी आ रहा है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन में अगर युद्ध होता है तो हमारी यहाँ ऑयल शॉर्टेज हो जाती है, जो कि आज भी है। इजराइल के साथ जब ईरान की लड़ाई चल रही है तो हमारी यहाँ ये है समझने की ज़रूरत है कि हमारी यहाँ भी कुछ दिक्कत आ सकती है ऑयल को दिक्कतें आ लेकर। सकती हैं, बिल्कुल। तो उसी हिसाब से आपको ग्लोबल चैलेंज की ओर भी जाना है। जैसे पेंडेमिक सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन थी जो दूर चाइना से कुछ हुआ किसी को, तो वो धीरे धीरे चलकर हमारी घर तक चली आई। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी होती है कि ग्लोबल चैलेंज किस तरीके की होती है और किस तरह से हम उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं और इसके साथ हम लड़ाई कर सकते हैं या फिर उसको समझ सकते हैं। तीसरी जो है वो है साइंटिफिक पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो और चौथी है जैसे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, एक दूसरे के साथ संपर्क कैसा हो और संबंध तैयार भी रहे किसी भी सिचुएशन में। स्किल डेवलपमेंट, आपको कहने बोलने हाल समझने की जो स्किल है, बेसिकली ये साइंस कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं, उसका समझना बहुत ज़रूरी होता है। साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर भी चलता है तो उसको भी समझने की ज़रूरी होती है। और सबसे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, किस तरीके की किस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं और इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुआ, किस तरीके को की एप्लीकेशन हुई या फिर वो कैसे रही, उसकी इम्पैक्ट क्या थी, वो समझने की ज़रूरी है। कुल मिलाकर ग्लोबल प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है वही देता है साइंस डिप्लोमेसी, तो जी, वही समझने की सबसे बड़ी बात है। सही कहा सर आपने। तो इन सबको समझने के लिए साइंस डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, देश में शांति बनाए रखने के लिए, देश के विकास के लिए, देश के आपसी संबंधों के लिए, दोस्ती के लिए, मित्रता के लिए, विकास के लिए, इन सब के लिए हमें साइंस डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। और साइंस डिप्लोमेसी अगर हम अच्छी तरह से बनाते हैं, सोच विचार कर बनाते हैं, तो सभी देशों का भला होता है। क्योंकि अगर हमारी डिप्लोमेसी साइंस डिप्लोमेसी या हमारी कूटनीति है कि हमें खुद भी सुखी रहना है और औरों को भी सुखी रहने देना है, तो उसके लिए एक कूटनीति, साझी कूटनीति होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह लिया और बहुत ही अच्छी तरह से एक-एक पक्ष को समझाया और जिस तरह से आज़ादी से अब तक की जो कूटनीति थी, उसको आपने एक्सप्लेन किया। बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है जितने भी एक्सीडेंशियल प्रोग्राम्स रहे हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन सब से ही हम सीखते हैं कि हमारी आगे की कूटनीति क्या होगी। तो इसे आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आपका बहुत-बहुत आभार, समय देने के लिए और धन्यवाद। हमारे इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से लेने के लिए और इन्हें समझाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आप सभी को भी धन्यवाद, स्पेशली आपको राधा गुप्ता जी और साथ में अनिल कुमार त्रिपाठी जी को धन्यवाद। जी।